136 दूसरी मोहन मंत्रणा। महाबलाद्रि के सुमन के अधिकार में मोहन ग्रह में बच्चीगण की समर मंत्रणा हुई। संधि वैग्राहिक जयराज ने अपना विवरण सुनाते हुए कहा, यद्यपि यह सत्य है कि मगध सम्राट के पास उत्तम सेनापति और अच्छे सैनिक नहीं है तथा उसकी सेना में बहुत छिद्र है, फिर भी आर्यवर्षकार के तुष्ण युद्ध और आर्य चंद्रभद्री की भी हुई रोचना अद्वितीय है। हम यदि तनिक भी असावधान हुए तो हमारा पतन निश्चित है और हमारे साथ उत्तर पूर्वी भारत के सब गणराज्य नष्ट हो जाएंगे। यह स्पष्ट है कि मगध सम्राट की संपूर्ण शक्ति इन दोनों ब्राह्मणों के हाथ में है और यही मागध राज्य सत्ता को साम्राज्य के रूप में संगठित करते हैं। जो आर्यों की पुरानी कुत्सित राज्य व्यवस्था है, आर्यों के साम्राज्य इसलिए सफल हुए कि उनमें आर्यों के शीर्ष स्थानीय क्षत्रिय और ब्राह्मण एक ही भूत हो गए थे और निरीह प्रजावंशीय संकर जातियों का कोई आश्रय नहीं था। परंतु वह बात नहीं है। शिशुनाग वंश आर्यवन नहीं है, वह अपने ही स्वर्गीय जनों पर सम्राट होकर रह नहीं सकते। ये आर्य ब्राह्मण जो उस मूर्ख राजा की आड़ में आर्यों के ढांचे पर साम्राज्य की गांठ कर रहे हैं, वह अंततः विफल होगा। परंतु अभी वह यदि वैशाली को आक्रांत करता है और उधर प्रद्योत का भी पतन हो जाता है तो हमारी संपूर्ण गणभावना नष्ट हो जाएगी और संपूर्ण जनपद फिर आर्यों के दासत्व में फंस जाएगा। अथवा साम्राज्यवाद के मद में अंधे बिंबसार जैसे जाति घातक ही उनके अधिपति बन जाएंगे। यह अत्यंत भयानक बात होगी। आयुष्मान, संपूर्ण जनपद के मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए हमें लड़ना और जय पाना होगा, सेनाधिकायक सुमन ने कहा। किंतु सेनापति, यदि सत्य देखा जाए तो हम गणराज्यों के विधाता भी तो ठीक ठीक जनपद मानवीय अधिकारों के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हमने भी तो अपने गणराज्यों की राज्य व्यवस्था में आर्यों का बहिष्कार कर रखा है, सिंह ने गंभीरता पूर्वक कहा। यह है, परंतु इसके गंभीर कारण है तथा हमें केवल मूल विषय पर विचार करना है। आयुष्मान, अब हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारे भय के दो मध्य बिंदु हैं, एक ब्राह्मण वर्षकार और दूसरे आर्य चंद्रभट्टिक। एक तीसरा भय और है, वह कौन? सेनापति सोमप्रभ। वह एक मागध तरुण है जिसके स्थैर्य, रणा पांडित्य और विलक्षण प्रतिभा और तक्षशिला के आचार्य और छात्र दोनों ही स्पर्धा करते रहे हैं। संभवतः मागध ही तरुण मागध सेना का संचालन करेगा, जयराज ने कहा। यह तरुण कौन है भद्र? उसका परिचय रहस्यपूर्ण है। संभवतः एक ही व्यक्ति उसका परिचय जानता है, पर उसने होठ सी रखे हैं। कौन व्यक्ति? आर्य मातांगी। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। तब फिर सम्राट ने इस अज्ञात कुलशील को इतना भारी दायित्व कैसे दे रखा? चंपा युद्ध में उसने असाधारण रण पांडित्य दर्शन करके आर्यभद्र की प्रतिष्ठा बचाई थी। तो क्या सम्राट ने उसे सेनापति अभिषिक्त किया है? नहीं, मगध सेनापति चंद्रभट्टिक की है। भद्रिक के शौर्य से मैं अवधित नहीं हूँ। भद्रिक मेरा यह सहसखा है, मैं उसे सम्मुख असहाय हूँ। वह महाप्राण पुरुष है। फिर भद्र, तू ऐसा क्यों कहता है कि श्रेणी के आसपास अच्छे सेनापति नहीं है? सेनापति सुमन ने कहा। भंते सेनापति, आर्यभद्रिक की निष्ठा निस्संदेह ऐसी ही है, परंतु मागध में उनकी सी चली होती है तो मागध सेना अजय होती। परंतु सम्राट सदैव उन पर सशंक रहते हैं। वे समझते हैं कि कहीं चंद्रभट्टिक उन्हें मारकर सम्राट ना हो जाए, जैसे अवंती अमरात्य ने राजा को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बना दिया था। यही सत्य है आयुष्मान, मैंने उसका कौशल देखा है। परंतु आयुष्मान सोमप्रभ कहाँ है? कुछ ज्ञात हुआ? मगध में तो यही सुना है कि वह देश विदेश में घूमकर ज्ञान अर्जन कर रहा है। मगध में जो सब कहते हैं वह तो सुना, परंतु संधि ग्रह जयराज क्या कहते हैं? जयराज हंस दिए। उन्होंने धीरे से कहा, जयराज कहता है कि वह शरीर सद बदल दल वैशाली में उपस्थित है। जयराज की बात सुनकर सभावाक होकर उसके मुंह की ताकने लगे। सेनापति ने कहा, यह क्या कहता है आयुष्मान? सिंह ने उत्तेजित होकर कहा, ऐसा प्रबल शत्रु दल बल सहित वैशाली में उपस्थित है और हम इसका ज्ञान ही नहीं। ज्ञान न होता तो कहता कैसे? वह है कहा। मधुवन की उपत्यका में। कुछ रुक कर उसने कहा, दस्यु बलभद्र ही सोमप्रभ है। क्षण भर के लिए स्तब्ध बैठे रहे। स्वर्ण से विचलित हो गए। सिंह ने कहा, ठीक है, मैंने भी संदेह किया था। अच्छा, उसके पास सैन्य कितनी है? 50 सहस्त्र, कुछ अधिक ही। इनमें 10 सहस्त्र उत्कृष्ट अश्वारोही हैं। वे सब टुकड़ी बांधकर दस्यु वेश में संपूर्ण जनपद में फैले हुए हैं। दिन भर वे पर्वत कांदराओं में छिपे रहते हैं और रात्रि में आक्रमण करते हैं। वे सब मंजे हुए योद्धा हैं। उनमें कुछ राजमार्ग के आते जाते राजस्व, अन्न तथा दूसरे युद्धापोगी वस्तु को लूट लेते हैं। कुछ किसानों
में मिलकर उनकी बलि न देने और विद्रोह करने को उकसाते हैं। कुछ नगरों, वीथियों और गुल्मों पर छापा मारकर लूटपाट करते हैं। इतना और भी बनते सेनापति। उसने मरुस्थल में धानव दुर्ग बनाए हैं। जंगलों में वन दुर्ग और झाड़ियों से भरे घने गहन वनों में संकट दुर्ग बना लिए हैं। जहाँ दलदल है वहां पंख बनाए हैं और पर्वतों पर शैल। पर्वतों की उपत्याकों में निम्न और वशम और गो और शकटों में चल दुर्ग बनाए हैं। ये सब सत्र और शत्रु के छिपकर घात करने के साधन हैं। इन सब को यथावत निर्माण कर शत्रु कूट युद्ध कर रहा है। वह बहुत धन जन को हानि कर चुका है। तो इधर ब्राह्मण की तूष्ण युद्ध है, उधर आयुष्मान सोमप्रभ का कूट युद्ध। तो अब श्रेणीकर बिंबसार के प्रकट युद्ध के कैसे समाचार हैं? कहता होमंते सेनापति। प्रथम तो यह कि उसने सोम, गंगा, बागमती के तट के सभी दुर्गों की मरम्मत करा ली है तथा 16 नए दुर्ग निर्मित कराए हैं। इन दुर्गों में साल के मोटे खंभे तिहरे प्रकार हैं। प्रत्येक दुर्ग में 3 से 7 सहस्त्र तक शिक्षित भट्ट, पादत्री, अश्वारोही, रथी और गजारोही हैं। अन्न, जल और अन्य सामग्री इतनी संचित है कि दुर्गवासी आवश्यकता होने पर 1 वर्ष तक उससे काम चला सकते हैं। यह विवरण सुनकर सेनाध्यक्ष ने कहा, इस अवस्था में तो भद्रिक की जितनी सेनापति की जाए प्रशंसा की जाए थोड़ी है। सिंह ने कहा, हुआ, आगे कहें। जयराज ने कहा, उसने एक सुव्यवस्थित नौसेना भी तैयार कर ली है। इसमें 20,000 सहस्त्र नौकाएं हैं जो 3 प्रकार की हैं। एक दीर्घा, जिनकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 40 हाथ है। ये हाथी और अश्वों एवं रथों को स्थानांतरित करती है। इनमें से प्रत्येक में 16 नाविक और 50 धनुर्धर बैठ सकते हैं। दूसरी चपला, जो शीघ्र चलने वाली, हल्की परंतु अच्छी सुदृढ़ है। इसमें 8 नाविक 20 धनु, खड़ग, शूलधारी बैठ सकते हैं। आर्यभद्रिक की योजना यह है कि विजय का पूरा दायित्व नौवाहिनी पर ही केंद्रित रहे। सम्राट का कोष निसंदेह रिक्त था, पर सम्राट ने उसे परिपूर्ण कर लिया है। अनेक श्रेष्ठियों ने उसे भर दिया है। उनके शस्त्र और सैन्य भी हमसे अधिक वो उत्तम है। अथच हमारी तैयारियां का उसे यथेष्ट ज्ञान है। इसमें जो उसके गुप्तचर श्रवण ब्राह्मणों के रूप में बिखरे हैं, उसकी बहुत सहायता करते हैं। अंग को विजय कर लेने पर वहां के कूटदंत जैसे बड़े बड़े महाशाल ब्राह्मणों को उसने सम्मान और जागीर देकर अपने पक्ष में कर लिया है। और भद्दिये के मेंढक सेठी की भांति चंपा के संपूर्ण वणिक भी श्रेणिक बिंबसार का यशोगान करते हैं। उन्होंने उसे 17 कोटि भार स्वर्ण दिया है। आर्यभद्रिक ने वहां जो व्यवस्था की है उससे सभी चंपावासी प्रसन्न हैं। उधर उसने अपने को श्रवण गौतम के अनुयायी सिद्ध कर लिया है। गत बार जब श्रवण गौतम राजगृह आए थे तो वह निराभिमान होकर 12 लाख मगध निवासी ब्राह्मण और गृहस्थों तथा 80 सहस्त्र गांवों के मुखिया को लेकर ग्रंथकूट पहुंचा था। वहां से गौतम को अपने राजोद्यान वेणुवन ले गया था और वह उद्यान उसने गौतम को भेंट कर दिया था। बिंबसार इस प्रकार अपने को बड़ा धार्मिक, दयालु और निर्भिमान प्रकट करके प्रशंसा का पात्र हो रहा है। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि आज मगध सम्राट युद्ध करने के लिए सर्वापेक्षा अधिक सक्षम है। जयराज इतना कहकर चुप हुए। फिर उन्होंने कहा, उनकी कुछ संधियां भी हैं जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं। इनमें सबसे अधिक यह है कि हम में से प्रत्येक लगेगा कि अपने संघ की स्वतंत्रता के लिए, परंतु मागधी सेना की सब सैनिक आर्य रज्जुलों के सैनिक की भांति नौकरी के लिए लड़ते हैं। यह सत्य है कि सम्राट ने चंपा से प्राप्त राजकोष एवं चंपा के सेठियों को प्राप्त 17 कोटि भार सुवर्ण प्राप्ति करके अपने कोष को परिपूर्ण कर लिया है। उसे अंग की लूट मार का माल भी बहुत मिला है। उसकी सेना भी हमसे बड़ी है, किंतु उसकी बहुत सी सेना उसके बिखरे हुए तथा आरक्षित साम्राज्य की सीमाओं पर फैली हुई है। अभी अंग की आग भी दबी नहीं, वहां भी उसकी बहुत सी सेना फंसी हुई है। उधर अवंती और मथुरा का भय सर्वथा निमूल नहीं हुआ है और सबसे अधिक की मगध का प्राण बर्षकार हमारे हाथों में है। उसकी प्रत्येक चाल और गतिविधि से परिचित होना चाहिए। हमारी सेना के लिच्छवी सैनिक भी यह समझते हैं कि गण शासन उनका अपना सुख स्वतंत्रता से भरपूर्ण शासन है। यहाँ उससे ना तो मनमाना कर लिया जा सकता है और ना ही सुंदरी कन्याएं बलपूर्ण हरण करके महल में डाली जा सकती हैं। ना उनके अच्छे रथ और उनके घोड़े छीने जा सकते हैं। वज्जी ब्राह्मण जेठों और गृहपति निगमों से हमें स्वेच्छा से सहयोग मिलने की आशा है। सब विवरण सुनकर सेनापति सिंह ने कहा, मित्र जयराज ने जो कुछ व्यक्तित्व कर दिया है वह आपने सुना। अब मैं आपको अपनी सेना की स्थिति बताता हूँ। हमने मागधों के नदी तीर पर प्रत्येक दुर्ग के सम्मुख 2-2 दुर्ग तैयार कर दिए हैं। मिही तट पर हमने दुर्गों का तांता बांध दिया है। मिही के उस पार भूमि मल्लों की है।
वह हमें मित्र हैं तथा हमें मिही के उस पार पहुंच उतर सकते हैं। आप देख चुके हैं कि मिही की धारा बहुत तेज है, इसलिए नीचे से ऊपर आने में नौकाओं को बहुत मंद चाल से चलना पड़ता है, अतः शत्रु हमारे इन दुर्गों पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। इसलिए हम यहाँ से अपनी रक्षित सेना और शस्त्रास्त्र संचित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इधर तो मल्लों की इस तटभूमि पर मागध अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं और बहाव से इस मही के मार्ग में हमारी सैनिक नाकाओं तीर से भांति शत्रु पर टूट पड़ सकती है। इससे हमारे पास 2 सहस्त्र से अधिक सैनिक नौकाएं हैं, जिनमें से 50 सहस्त्र भट डटकर युद्ध कर सकते हैं। आगामी 2 मासों में हम और भी 200 रणतरी बना लेंगे। उधर मगध को वज्जी पर आक्रमण करने के लिए बड़ी बड़ी नदियों को पार करना होगा। उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए हम नौकाओं को अत्यंत आवश्यकता होगी। वास्तव में सत्य यही है कि युद्ध में हम नौकाओं के द्वारा ही विजयी हो सकते हैं। इस संबंध में हमें एक यह सुविधा है कि मगधों की अपेक्षा हमारे पास मल्लाहों के कुल अधिक है। बेगार और असुविधाओं के कारण तथा वज्जी तंत्र में स्वतंत्रता, भूमि और अन्य सुविधा पाने में मगध के बहुत मल्लाय कुल वज्जी में आवसे हैं। यह आप जानते हैं कि हमारे मल्लाह दास नहीं, वे सुखी, संपन्न और गण के सहायक हैं। उनके जेठकों ने स्वेच्छा ही अपनी सेवाएं हमें समर्पित की। हमारे गांधार मित्र काप्य की सम्मति से हम एक विशेष प्रकार की हल्की रणतरी बनाई है, जिसका कौशल गुप्त रखा गया है। ये हम नौ युद्ध की अति महत्वपूर्ण सहायता देगी। हाथियों, रथों और अश्वों को पार करने के लिए विशाल नौकाएं तथा उत्तम घाट बना लिए गए हैं। अब यदि हम दक्षिण और पूर्वी सीमा पर दृष्टि देते रहे तो हमारी पदाति सेना लगभग मगध सेना के समान ही संगठित एवं संख्या में बराबर है तथा उसकी शिक्षा आधुनिक गांधार पद्धति पर की गई है। अश्वरथ गज हमारे पास मागधों से कम आवश्यकता है, परंतु अवंती और मथुरा में बहुत सी मागधी अश्वरोही और गज सेना वहां फंसी है। समय पर उसकी सहायता संभव नहीं है। फिर हमारे पास 9 मल्लगण और 18 काशी कोल के गणराज्य का अक्षुण बल है। सब मिलाकर हम 2.25 अक्षौहिणी की सेना समर में भेजने की आशा करते हैं। तब 9 बलाध्यक्ष संतक ने कहा, मित्र, सिंह ने अपना बल परिचय दिया। उसके संबंध में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी दृष्टि में हम मागधों से अधिक सुसंगठित हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि दक्षिण का युद्ध ही निर्णायक युद्ध होगा। मैं अपने मित्र काप्यक और उस गांधार वीरों की सहायता से, जिन्हें की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत आशान्वित हूँ। मैं कह सकता हूँ कि हम मिही तटवर्ती दुर्ग और रणतरियों ही सफलता प्रदान करेगी। मागध सब बातों को प्रत्युत्तर रखता है, पर हमारी उन 2 सहस्त्र रणतरियों का उसके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है। काप्यक ने कहा, बनते सेनापति और मित्रगण यह जानकर प्रसन्न हो गए कि मुझे समाचार मिला है कि गांधार से जो वैद्य और भट्टों का दल चला है वह 2 ही 4 दिन में यहाँ पहुंचने वाला है। यहाँ मैं नौका युद्ध का एक रहस्य निवेदन करता हूँ, जिसे मैंने भली भांति निरीक्षण किया है। मिही नदी रिधिवरा के पास गंगा में जाकर मिलती है, किंतु सेना उससे बहुत नीचे पाटलीग्राम के सामने है। इसे मागधों को तो हम भरपूर हानि पहुंचा सकते हैं, पर वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर सेनापति सिंह कहते हैं, तो बनते सेनापति, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम सब तैयार हैं। हम मागधों पर आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए तथा अवसर पाते ही प्रथम आक्रमण कर देना चाहिए। पहले आक्रमण के लिए तट पर सेनाओं, नौकाओं और हाथियों को पहले तथा रथों, अश्वों और पदातिकों को बाद में प्रयुक्त करना चाहिए और मिही को रक्षित सेना को उस समय जब शत्रु थक जाए। इस पर महाबलाध्यक्ष सुमन ने कहा, तो आयुष्मान ऐसा ही हो। तू सैन्य को तैयार रख और अवसर पाते ही आक्रमण कर। मैं अमात्य वर्षकार और उसके सहायकों को बंदी करने की आज्ञा प्रसारित करता हूँ। 137 युद्ध विभीषिका। वैशाली में आतंक छा गया। मगध महामत्य, ब्राह्मण वर्षकार, ब्राह्मण सोमिल, अनुचर, कलत्र और बटुक वर्ग सहित बंदी बना लिए गए। नंदन साहू, सेठी, कर्तिपूर्ण भी बंदी बना लिए गए। उनका घर द्वार सभी राजसिक सैनिकों ने अपने अधीन कर लिया। सेठी पुत्र पुंडरिक को आचार्य गौड़पाद के दायित्व पर उन्हीं के घर में दृष्टिबंधक कर लिया गया। नगर के घाट द्वार, राजमार्ग सभी बंद कर लिए गए। बाहर आने जाने के लिए सैनिक आज्ञा पत्र लेना अनिवार्य हो गया। अंतरायण में सब खाद्य भंडारों पर सैनिक अधिकार हो गया। विदेशियों की बारीकी से छानबीन होने लगी। बहुत जन संदिग्ध पाए जाने पर बंदी बना लिए गए। जलाशय, कूप, राजमार्ग, वीथी, दुर्ग, द्वार, तोरण, स्तंभ, बुर्ज सभी पर सैनिकों का अनवरत पहरा बैठा दिया गया। सब स्वस्थ वयस्क पुरुष अनिवार्य रूप से सैनिक बना दिए गए। संपूर्ण गृह और व्यवहार उद्योग में परिणित हो गया।
शस्त्रास्त्र और कवच एवं विविध युद्ध साधनों का रात दिन निर्माण होने लगा। लिच्छवी तरणियों भी सेवा सेना में भर्ती होकर श्रुतुषोपचार की सेवा शिक्षा पाने लगी। सेना को शस्त्र बांट दिए गए, उनकी टुकड़ी नगर के भीतर बाहर चलती फिरती दृष्टि पड़ने लगी। सारे नगर में सैनिक अनुशासन की व्यवस्था कर दी गई। आज्ञा उल्लंघन के लिए मृत्युदंड घोषित कर दिया गया। वैशाली में मनमोजी और स्वभाव से ही हिंसोड़ लच्छियों के मुखों पर हास्य विनोद के स्थान पर चिंता और व्यग्रता के उद्वेग दिख पड़ने लगी। तरुण भट्ट अपने अपने शस्त्र चमकाते, अश्व उदाते और बढ़ बढ़ कर बातें बघारते इधर उधर घूमते दिख पड़ रहे थे। बहुत लोग बहुत भांति की बातें कर रहे थे। कोई दस्यु बलभद्र के अद्भुत सर्वत्र कमन की शक्ति सत्ता का खूब बड़ा चढ़ा कर कहता, कोई मगध सम्राट की कामुकता और वीरता तथा साम्राज्य लिप्सा की आलोचना करता। बहुत जन इस युद्ध का संबंध आम्रपाली से जोड़ते। आम्रपाली के आवास की आभा भी फीकी पड़ गई थी। सैनिक नियमों के आधार पर उसके आवास पर सार्वजनिक प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया था। आम्रपाली के आवास को विशेष रीति पर सैनिक निरीक्षण के और संरक्षण में रखा गया था। राजकोष महत्वपूर्ण लेख और बहुत सी सामग्री भूमि गर्भ स्थित भूगर्भों में रख दी गई थी। वैशाली के सब आंबल वृद्ध, विचलित, व्यग्र और आशंकित हो उठे थे। युद्ध की विभीषिका ने उन्हें विमूढ़ कर दिया था। 138 मगध स्कंधवार निवेश। वास्तुशिल्पियों ने वार्धजनिकों के सहयोग से मुहूर्तकों से अनुशासित हो आर्य भद्रिक के आदेश और विकल्पिक से पटलिपुत्र के पूर्वी स्कंध पर गंगा और मिही संगम के ठीक सम्मुख तट पर तनिक हटकर लंबे परिमाण में गोलाकार मगध स्कंधवार निवेश स्थापित की है। उसमें 4 द्वार, 6 मार्ग और 9 संस्थाएं बनाए गए। स्कंधावार चिरस्थायी था। इस विचार से खाई, परकोटा और कुछ अटारियां भी बनाई गई तथा एक मुख्य द्वार का निर्माण भी किया गया। स्कंधावार के मध्य भाग में उत्तर की ओर 9वें भाग में से एक 100 धनुष लंबा तथा इससे आधा चौड़ा राजगृह बनाया गया। इसके पश्चिम की ओर आधे भाग में अंतःपुर का निर्मित किया गया। अंतःपुर की रक्षक सैन्य का स्थान उसके निकट ही रखा। राजगृह के सम्मुख राज उपास्थान ग्रह था। वहां बैठकर सम्राट सेनापति और अभिलेषित जनों से मिलते थे। राजगृह से दाहिनी और कोष शासनकरण अक्षपटल कार्यरण निमित्त हुआ। बाई और सम्राट के गजरथ अश्व के लिए स्थान बनाया गया। राजगृह के चारों ओर कुछ अंतर पर 4 बाड़े लगाई गई। पहली बाड़ षटकल्पों की थी, दूसरी कांटेदार वृक्षों की शाखा थी, तीसरी दृढ़ लकड़ी के स्तंभों की और चौथी पक्की ईंटों की चुनी गई। प्रत्येक बाड़ पर परस्पर 100 धनुष का अंतर था। पहली बाड़ के भीतर सामने की ओर मंत्रियों और पुरोहितों के स्थान थे। दाहिनी ओर कोष्ठागार, महानस के बाईं ओर कुप्यागार और आयुधगार थे। दूसरी बाड़ के भीतर मोलाभृत आदि सेनाओं के उपनिवेश थे तथा गजरथ और सेनापति के स्थान थे। तीसरे घेरे में हाथी, श्रेणीबल और प्रस्तावक के अवस्थान थे। चौथे घेरे में विशिष्ट नायक तथा स्वपुरुषाधिष्ठित मित्र सेना तथा आवटिक सेना थी। यहाँ व्यापारी, वणिकों, वेश्याओं के आवास तथा बड़े बाजार था। बहेलिये, शिकारी, बाजे तथा अग्नि के संकेत से शत्रु के आगमन की सूचना देने वाले आदि के वेश में छिपे हुए रक्षक पुरुष बाहर की ओर खड़े थे। जिस मार्ग के द्वारा स्कंधावार पर शत्रु को द्वारा आक्रमण करने की संभावना थी, उस मार्ग में गहरे कुएं, खाई आदि खोद कर घास फूस से ढाप दिए गए। कहीं कहीं कांटे, लोहे और कीले ठुके तथा दत्ते बिछाई दिए थे। स्कंधावार पर पहरे के लिए 18 वर्गों का आयोजन था। कुल सेना मोलाभृत 6 वर्गों में विभाजित थी। प्रत्येक के 3-3 अधिकारी थे, अधिक सेनापति और नायक। प्रत्येक सेना के अपने अपने अधिकारियों की अधीनता में 3-3 वर्ग होकर 6 प्रकार की सेनाओं के इस प्रकार 18 वर्ग कर दिए गए थे। यही सब बारी बारी से प्रतिक्षण स्कंधावार की रक्षा सावधान रहकर करते थे। शत्रु गुप्तचर की तथा शत्रु की गतिविधियों का निरीक्षण करने और गूढ़ पुरुषों की नियुक्ति थी। सैनिकों को लड़ने, झगड़ने, पान गोष्ठी करने, जुआ आदि खेलने का नितांत निषेध था। स्कंधावार के बाहर भीतर आने जाने के लिए राजमुद्रा का कड़ा प्रबंध था और बिना आज्ञा युद्ध भूमि तथा स्कंधावार से भागने वाले सैनिकों को शून्यपाल तुरंत बंदी कर ले, ऐसी कठोर राजाज्ञा प्रचारित कर दी गई थी। कंटक शोधनाध्यक्ष, बहुत से शिल्पी, कर्मकार तथा उनके प्रधानों के साथ मार्ग की रक्षा, जल प्रबंध, मार्ग स्थापन, जंगल साफ करने और हिंसक प्राणियों को स्कंधावार से दूर भगाने के लिए सतत संलग्न था।
139 प्रयाण। स्थान, आसन और गमन को ठीक ठीक विकल्प कर ग्राम, अरण्य आदि अधिनिवेश में ईंधन, धान्य, जल, घास आदि की समुचित व्यवस्था प्रबंध कर भोजन, वस्त्र, शस्त्रार्थ को यत्नपूर्वक सुरक्षित में संग ले मुहूर्तों के नक्षत्र देख मगध सैन्य सहित सम्राट ने प्रयाण किया। सेना के अग्रभाग में 10 सेनापति का नायक, बीच में अंतःपुर और सम्राट, इधर उधर शत्रु के आघात को रोकने वाली अश्व और रोहिणी सैन्य चली। सेना के पिछले भाग में हाथी चले। अन्य घास, भूसा आदि सामग्री सब ओर से ले लिया जाने लगा। जंगल में उत्पन्न होने वाली आजीविका योग्य अन्न, घास आदि सामग्री संग्रह होती चली। अन्न, वस्त्र और व्यवहार्य साधन छोड़कर छकड़ों हाथियों पर लद कर सेना के साथ चलने लगे। आसार अवसार को सुरक्षित कर सबसे पहले पिछले भाग में सेनापति पर्याय से अपनी सेना के पीछे नियत हो चले। सेना का अग्रभाग मकर व्यूह रचकर पश्चात भाग शकट व्यूहबद्ध होकर आगे बढ़ा। पार्श्व भाग की सैन्य वज्र व्यूह से तथा चारों ओर का बही सैन्य सर्वतोभव व्यूह में आगे बढ़कर आगे चला। कहीं कहीं तंग घाटियों, दरारों में सूची व्यूह भी बनाना पड़ा। इस प्रकार सर्वतोभावेन रक्षक व्यवस्था क्रम स्थापित कर मगध सैन्य ने प्रयाण किया। पहले कुछ दिन प्रतिदिन 1 योजन, फिर 2 योजन मार्ग सैन्य ने काटा। धन धान्य में समृद्ध शत्रु के नगरों को नष्ट करते हुए प्रतिष्ठित केंद्रों तथा शत्रु और अपने देशों के मध्यवर्ती सामंतों, उदासीन राजाओं को साम दाम दंड भेद नीति के वशवर्ती करते हुए, संकट विषम राह को साफ करते हुए, कोष दंड मित्र शत्रु आवटिक सैन्य विष्टि और मुख्य सैनिक सबकी सुविधा और अनुकूल ऋतु का विचार करते हुए सम्राट कभी कभी धीरे धीरे, कभी द्रुत गति से वैशाली की ओर अग्रसर हुए। कभी हाथियों द्वारा छिछली नदियों को पार किया, कभी नदी में स्तंभ संक्रम करके, कभी सेतु बंद, कभी नाव लकड़ी तथा बांस के बेड़े बनाकर, कभी तुम्बी, चरम कांड, दूती, गंडिका आदि वेणिका आदि साधनों से मागध सैन्य ने नदियों को पार किया। कठिन मार्गों, भारी दलहल, गहरे जल, गुफा, पर्वत आदि को पार करती हुई, पर्वतों पर चढ़ती उतरती, तंग पथरीली विषम पहाड़ियों मार्ग पर होती हुई भूख, प्यास और थकान से खिन्न हो बीच बीच में सुस्ताती, ज्वर, संक्रामक महर तथा दुर्भिक्ष वादियों को सहन करती, बीमार पैदल हाथी अश्वों के साथ मागध सैन्य आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे सेना ने स्कंधवार में प्रवेश कर वहां उपनिवेश किया। निरंतर आने वाली मागध सेना का राजगृह और वैशाली के बीच में राजमार्ग पर तांता लग गया। शुभ दृष्टि 140। तो हमें कल ही उल्का चेल चल देना चाहिए, सिंह ने कहा। निश्चय, क्योंकि हम संपूर्ण गंगा तट पर का सैनिक दृष्टि से निरीक्षण करना है, फिर मिही के सब दुर्गों को एक बार देख डालना है। हम 11 नायक चलेंगे तभी ठीक रहेगा मित्र सिंह, गांधार काम्यक ने कहा। परंतु मित्र काम्यक, मिही का ही तट हमारे अधीन है, दूसरे तट से हमारी नावों का प्रयोग को हम शत्रु के गुप्तचर देख सकते हैं, यह तो असंभव नहीं है। तब क्यों ना मरकट हृदय सरोवर में रणतरी का प्रयोग किया जाए, यह अधिक अच्छा रहेगा। वहीं पर हम रणतरियों का परीक्षण, सैन्यों का निरीक्षण और नाविकों को संगठन कर डालेंगे और वही आवश्यकता हो तो मिही तट पर उन्हें भेजना प्रारंभ कर देंगे। परंतु हमें अधिक से अधिक लौह शिल्पियों को एकत्रित करना चाहिए। जो हो, हमें सूर्योदय से प्रथम ही उल्का चेल चल देना चाहिए। तो मित्र काप्यक, तुम साथ के लिए थोड़े से चुने हुए मागधी गांधार सेना ले लो। अच्छा है, राह घाट में वे देख लेंगे। यदि हम एक पहर रात्रि चल दें तो मार्ग में शिविरों को देखते भालते हम 2 दंड दिन चढ़े तक उल्काचेल पहुंच जाएंगे। वहां का घाट रक्षक अभिति को मैंने संदेश भेज दिया है, वह हमारा स्वागत करने को तैयार रहेगा। कापक ने कहा, फिर ऐसा ही हुआ। नदी तट पर धीरे धीरे घूमते हुए सिंह और काप्यक गांधार में ये बातें हुई और दूसरे दिन मध्याह्न तक उल्काचेल जा पहुंचे। चुने हुए 50 गांधार अश्वारोही उनके साथ चले। उपनायक अभिति ने आगे बढ़कर सिंह और उपनायक काप्यक का सैनिक अभिवादन किया तथा गांधार सैनिकों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा, मैं उल्काचेल में आपका और आपके मित्रों का स्वागत करता हूँ। मेरा उपनायक अशोक आपको यहाँ सैन्य व्यवस्था को संपूर्ण विवरण में बताएंगे, परंतु मैं चाहता हूँ कि मुख्य स्थान मैं आपको दिखा दूं। मैंने अपने और शत्रु के दुर्ग का जो मानचित्र तैयार किया है वह यह है। इससे आप यह बात जानेंगे, इसमें यह भी लिख दिया गया है कि हमारी कितनी सेना है।
यह बड़े काम की वस्तु होगी नायक, सिंह ने कहा। अभिति नायक बोले, आपकी आज्ञा अनुसार दक्षिण सेना के बहुत से नायक उपनायक सेनानी भी उल्काचेल आ पहुंचे हैं। आप पहले भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर उनसे बातचीत करना ठीक होगा। ऐसा ही हो नायक, सिंह ने मानचित्र पर ध्यान करते हुए कहा। फिर सब लोगों ने स्नान भोजन कर थोड़ा विश्राम किया। पहर दिन रह गया था जब सिंह ने दक्षिण सैन्य के सेनानियों में से एक को बुलाकर आदेश देने प्रारंभ किए। सिंह ने उनके सैन्य बल के संबंध में सारी बातें पूछी और एक तालपत्र पर लिखते गए। सूर्यास्त तक यह काम समाप्त हुआ। स्वच्छ चांदनी रात थी। नायक अभिति ने कहा, इस समय गंगा तट के कितने ही नवनिर्मित दुर्गों का परीक्षण किया जा सकता है। यदि विश्राम की इच्छा ना हो तो मैं नाव मंगाऊं? विषम ने कहा, विश्राम की कोई बात नहीं है नायक, तुम शीघ्र नाव तैयार करो। नायक, अभिति, सिंह और काप्यक तीनों आदमी नाव पे जा बैठे। सिंह नाव पर जा बैठे। घाट दुर्गम घूंघूमल बनाए गए थे। अपरिचित व्यक्ति का वहां पहुंचना शक्य न था। सैनिक नावों पर इस प्रकार छिपाकर रखी गई थी कि उस पार इस पार कोई देख पाना। आवश्यकता पड़ने पर नावें सैनिकों सहित क्षण भर में गंगा की धारा में पहुंच सकती थी। यद्यपि यह निरीक्षण बिना सूचना के हो रहा था, किंतु प्रत्येक सावधानी एवं सजग थी। पहर रात गए सैनिकों की नौका दिधिवरा के दुर्ग में जा पहुंची।